प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुकेश निठारवाल, ज्योग्राफी लेक्चरर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारनी श्री माधोपुर सिक्कर। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ हम इस वीडियो में आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आपके कक्षा 12 भूगोल विषय के अंदर इकाई 4 चौथी यूनिट के अंदर दे रखा है विश्व के मानव व्यवसाय। हमने पूर्व के जो क्लास ऑनलाइन क्लासें वीडियो बनाए देखे आपने, उसके अंदर हमने 4-5 वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 तीनों की बात की है। और आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर अभी आपका पेपर शेष है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर इस यूनिट के अंदर कुल अंक भार 6 अंकों का दे रखा है। इस 6 अंक भार के अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों के अंदर इसको विभाजित किया गया है। तो हम आपके इस पूरे के पूरे यूनिट के जो 3 चैप्टर हैं उन तीनों चैप्टरों को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में हम एक रिवाइज करने के लिए कि आपको कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पर यदि हम देखा जाए तो अक्सर पूछा जाता है फेजेंडा क्या है। आपके यहां पर प्राथमिक व्यवसायों के अंदर चैप्टर में यदि हम बात करें तो बागाती कृषि के अंदर इस प्रकार का वर्णन किया हुआ है, जिसके अंदर कहा गया है कि ब्राजील के कहवा के जो बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगामी परीक्षाओं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस प्रकार के शॉर्ट नोट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे प्रश्न की यदि मैं बात करना चाहूं तो इसमें है कि औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय से संबंधित थे। औद्योगिक क्रांति से पूर्व ज्यादातर प्राथमिक व्यवसाय से लोग जुड़े हुए थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के समय मुख्यतः द्वितीयक व्यवसाय से लोग संलग्न थे। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है। आगे मैं आपको बात करना चाहूं, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में किस व्यवसाय का अधिक महत्व है। उन्नत अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो यह व्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो व्यवसाय हैं, अप्रत्यक्ष सेवाओं से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनको हमने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अंदर लिया गया था। और यहां पर हम इसका उत्तर दे सकते हैं आपके उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए 4 या 5। तो मुख्य रूप से आप इसको 5वें प्रकार के भी आप इसमें ले सकते हैं। जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं, यहां पर प्रश्न 2 प्रकार से भी आ सकता है कि अप्रत्यक्ष सेवाओं के व्यवसाय में सम्मिलित हैं। तो अप्रत्यक्ष सेवाओं में 4थे प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित हैं। और आपके जीन गोटमैन जो महोदय थे, आपकी बुक में भी लिख रखा है कि इन्होंने ही अप्रत्यक्ष सेवाओं को 4थे प्रकार के व्यवसायों में वर्गीकृत किया गया था। 5वें प्रश्न की यदि हम बात करें, दजला फरात नदियों के मध्य कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। आपके 7वें चैप्टर के पहले पेज पे लिखा हुआ है कि आप इस प्रकार की सभ्यताओं में किस प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई है। तो यहाँ पर दजला फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है। प्रारंभ के अंदर जितनी भी यदि हम सभ्यताओं की बात करें बच्चों, तो किसी न किसी नदी घाटी के ऊपर इसकी विकसित होने का प्रमाण है कि प्रारंभ के अंदर कच्चा माल या जल या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कृषि के लिए लोग नदियों के पास में रहते थे। 6वां प्रकार का यदि हम प्रश्न की बात करें तो इसमें है कनाडा किन प्राथमिक व्यवसायों के आधार पर विकसित देशों की कतार में है। यहां पर प्रश्न ये इसलिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपवाद स्वरूप ज्यादातर विकासशील देश हैं, वहां पर प्राथमिक व्यवसायों के अंदर ज्यादा संलग्न है। लेकिन कनाडा एक ऐसा है कि इसके अंदर विकसित देश है, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्राथमिक व्यवसाय अधिक हैं, फिर भी ये विकसित देशों की कतार में है। यहाँ पर लकड़ी काटना और पेट्रोलियम खनन, ये 2 इस प्रकार के व्यवसाय हैं कि इन व्यवसायों के प्राथमिक व्यवसाय होते हुए भी यह विकसित देशों में है। अन्यथा ज्यादातर विकसित देशों में देखा जाए तो द्वितीय, तृतीय और उच्चतर प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो विकसित देशों में अधिक किए जाते हैं, इसलिए ये और अधिक इसकी महत्व बढ़ जाता है। इसको हमने अति लघुतरात्मक मोस्ट में लिया है। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि तृतीय व्यवसाय किस क्षेत्र से संबंधित है। यहां पर प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है कि यहां पर हमने तृतीय व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय दोनों की बात की है। यहां पर आपको इतना एक कॉम्बिनेशन करके याद रखना है
कि जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो हम तीसरे प्रकार के व्यवसाय में लेते हैं और अप्रत्यक्ष सेवाओं को हम चौथे प्रकार की व्यवसाय में लेते हैं। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा तृतीय व्यवसाय किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके आधा अंक या एक अंक का आपका जो शॉर्ट नोट्स प्रश्न आता है बोर्ड के अंदर आपको उतना ही लिखना है, ज्यादा इसका वर्णन नहीं करना। आपको जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है एक शब्द या एक लाइन में। तो अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र ही आपको इसका देना है, इसका आपको वर्णन यहां पर नहीं करना। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न में आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। हमने जब प्रारंभ का मेरा फर्स्ट वीडियो इस यूनिट का था उसमें मैंने एक डायग्राम बनाकर आपको अच्छे से समझाया था कि मानव है, क्रियाशील है और क्रियाशील होता है, कुछ ना कुछ काम करता है और वे सारे प्रकार के काम या क्रियाएं जिससे आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें हमें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो हम इसका उत्तर एक लाइन में दे सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं या कार्य जिनसे आर्थिक वृद्धि होती है, मानव को काम करने के उसके एवज में कुछ ना कुछ मिलता है, आर्थिक वृद्धि होती है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यह प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ले सकते हैं। फिर मैं बात करना चाहूंगा ट्रक कृषि किसे कहते हैं। मैंने जब यहां पर प्रथम प्रकार के चैप्टर नंबर 8 के अंदर इस प्रकार की कृषि की बात की थी और कृषि के अंदर अंत में ट्रक कृषि की जब बात की तो उसमें भी मैंने वहां पे बताया था कि इंपॉर्टेंट इसमें कई बार पूछा जाता है, प्री बोर्ड की पेपर में भी यह प्रश्न आया हुआ है। और जब हम ट्रक कृषि की बात करते हैं तो ट्रकों के द्वारा फल और सब्जियों को यदि हम बाजार में पहुंचाते हैं तो फल और सब्जी की जो कृषि की जाती है उन्हें ट्रक कृषि कहते हैं। ट्रकों के द्वारा परिवहन इतने समय में कि वो रात भर चलकर और सुबह बाजार में खराब होने से पूर्व पहुंच जाए, इसलिए इस प्रकार की फसल का कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। अगला प्रश्न की मैं बात करना चाहूं तो लौह इस्पात निर्माण विधियों के नाम लिखिए। आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर जब हम द्वितीय व्यवसाय की बात करते हैं और द्वितीय व्यवसाय के अंदर इस्पात लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं, उस समय हमने यहाँ पर उसके प्रक्रम की जब बात की थी तो यहाँ पर आपके खान से एस का निकालना और एस से कच्चा लोहा, पक्का लोहा और इस्पात का निर्माण, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर प्रारंभ का जो फर्स्ट चरण है उसके अंदर इस्पात निर्माण की विधियों के 3 विधियों के नाम दे रखे हैं। इसमें से किसी भी एक विधि के द्वारा हम यहाँ पर धातु क्रम का ये प्रक्रम कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक मर भट्टी विधि का भी नाम आता है, उन्मुक्त भट्टी विधि का भी नाम आता है और यहाँ पर तीसरा है विद्युत भट्टी का भी नाम, विधि का भी नाम आता है। तो तीनों विधियों के द्वारा किसी भी प्रकार से हम यहाँ पर लोहा इस्पात निर्माण का विधियों से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन की मैं यहाँ पे बात करना चाहूं तो प्यारे विद्यार्थियों लघु उद्योग की परिभाषा आपको यहाँ पे उदाहरण स्वरूप यहाँ पे एक लघु उद्योग लिखा है। परिभाषा लघु उद्योग की भी पूछी जा सकती है, वृहद उद्योग की भी पूछी जा सकती है और कुटीर उद्योग की भी पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लघु उद्योग की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय कच्चा माल और स्थानीय बाजार के स्थान पर यहां पर हम कह सकते हैं कि जब स्थानीय कच्चा माल और स्थानीय बाजार होता है तो यहां पर आपके कुटीर उद्योग हो जाता है। और यदि हम लघु उद्योग की बात करें तो आपके स्थानीय कच्चे माल से आसपास के बाजार से आसपास के स्थान से उसको बनाकर और श्रम युक्त मजदूरों के द्वारा और तकनीकी विधियों के द्वारा यदि हम कोई उद्योग स्थापित करते हैं जिसके अंदर घर के सदस्यों के साथ साथ बाहर के सदस्यों को भी हम काम में लेते हैं और बने हुए सामान को हम बाजार में वितरित करते हैं, वो लघु उद्योग में आता है। और यदि कुटीर उद्योग की यदि प्रश्न आए तो आपको करना है कि स्थानीय कच्चा माल और स्थानीय आपके बाजार के अंदर उसको पहुंचाया जाता है, उसके हम कुटीर उद्योग कहते हैं। वृहद उद्योग की जब यदि यहाँ पे बात आए एक शॉर्ट नोट्स में तो उच्च तकनीकी, अधिक पूंजी और अधिक श्रम और उसके अधिक बड़े स्तर पर उसका उत्पादन हो तो उसे हम वृहद या बड़े स्तर के उद्योगों की श्रेणी में लिया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स में इन तीनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के बारे में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश,
लौह इस्पात आपके यहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय में दो प्रकार के मुख्य व्यवसाय लिए गए हैं, दो प्रकार के उद्योग लिए गए हैं, जिसके अंदर द्वितीय व्यवसाय में लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इन दोनों के बारे में शॉर्ट नोट्स में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे बड़ा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग के अंदर विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है और जापान दूसरे स्थान पर है। यहां पर इसका उत्तर यदि प्रथम एक ही पूछे तो हम इसको चीन के बारे में बता सकते हैं, और यदि इसको क्रम से दो पूछे तो हम इसको चीन और जापान इसका आंसर दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहां पर बात करें कि किन्हीं दो ईंधन खनिज के नाम बताइए। यदि हम यहां पर बात करें, दो पूछते हैं, आधा अंक का, एक अंक का प्रश्न हो सकता है, तो ईंधन खनिज के नाम के अंदर हम बात कर सकते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है और गैस है, तो इन तीनों में से किसी भी दो के बारे में हम बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय की श्रेणी में है? विनिर्माण प्रारंभ में जो हम बात करते हैं, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं प्राथमिक व्यवसाय में, और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का रूप परिवर्तित कर यदि बनी हुई वस्तुओं को पुनः दूसरी वस्तुओं के अंदर बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं विनिर्माण की। और विनिर्माण के अंदर जितने भी उद्योग हैं वो द्वितीय श्रेणी के व्यवसायों की श्रेणी के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर हम इस प्रकार भी बात कर सकते हैं कि जब हमने मानव के व्यवसाय के कालक्रम को 4 भागों में बांटा गया था, उन चारों भागों में से यदि प्रश्न को देखें तो मानव व्यवसायों का आधुनिक काल किस शताब्दी से प्रारंभ माना गया है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रश्न का उत्तर आप केवल इतना लिख सकते हैं कि आधुनिक काल के अंदर, आधुनिक काल में मानव का जो व्यवसाय है वो 15वीं शताब्दी से वर्तमान तक इसको माना गया है। अतः हम इसको इस प्रकार एक अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसके अंदर हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की हमने बात की है। अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा लघुत्रात्मक प्रश्न ऐसे 1 और ऐसे 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस यूनिट नंबर 4 के विश्व के मानव के व्यवसायों के अंदर हम चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हुए मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 5 प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस प्रकार के और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बच्चों, चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण के कोई 4 अंतर बताइए। आपने देखा होगा पिछले बोर्ड परीक्षाओं के अंदर 2018 की परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया था 4 अंक का, उसमें लिखा हुआ था कि पशुपालन क्यों किया जाता है, और चलवासी पशुचारण और व्यापारिक के स्थान पर वाणिज्य नाम भी आ सकता है, पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां पर यदि हम बात करें, मुख्य रूप से इन दोनों को आपको याद रखना है, ये कैसे भी प्रश्न घुमाकर इन दोनों पर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लेते हैं। यहां पर मैंने आपको लिखा है कि 4 अंतर में सबसे पहला जो अंतर है वह यह है कि चलवासी पशुचारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार एक जाते हुए घुमक्कड़ यदि जीवन यापन करने वाले जो आदिम प्रकार के पशुपालन है वो इसमें किया जाता है, जबकि व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुपालन के अंदर एक स्थान पर स्थायी रूप से और फार्म निर्माण करके किया जाता है, तो वो है घुमक्कड़ प्रकार का और यह है स्थायी प्रकार का। दूसरा यदि हम बात करना चाहें इसमें अंतर की, चलवासी पशुचारण है, वो पशुपालन है, वह प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के अंदर पाले जाते हैं उनको कहा जाता है, और व्यापारिक या वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर वैज्ञानिक ढंग से निश्चित रूप से तकनीकी के हिसाब से और इसके अंदर फॉर्म का निर्माण करके और फिर इसमें वैज्ञानिक विधि के आधार पर पशुचारण करवाया जाता है। दूसरी बात की यदि मैं बात करूं, तीसरे नंबर का, इसमें जीवन निर्वाह की बात करें तो जो चलवासी पशुचारण है वह केवल और केवल जीवन जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जबकि यदि हम व्यापारिक पशुचारण की बात करें इसके अंदर ये व्यापारिक स्तर पर इसका व्यापार करने के लिए या उत्पन्न पशुचारण किया जाता है। चौथे प्रकार की यदि हम बात करें तो यह आधुनिक काल से संबंधित है और व्यापारिक पशुचारण है आधुनिक काल से संबंधित है, अर्थात पुरानी दुनिया, आपकी बुक में लिखा है पुरानी दुनिया के देशों में इस प्रकार का और नई दुनिया के देशों के अंदर व्यापारिक प्रकार का पशुचारण किया जाता है। इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम इनके अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
हम बात करें दूसरे प्रकार के पर्सन की, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाइए। ये प्रश्न किसी प्रकार के पूछा जा सकता है। द्वितीय प्रकार का जो व्यवसाय है इस पे लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, एक तृतीय प्रकार के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो द्वितीय प्रकार के लिए हम बात करें कि इसके अंदर विनिर्माण मुख्य रूप से लिया जाता है। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का रूप परिवर्तित करके हम जिन वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार इस्पात से हम अन्य यंत्र बनाए, या हम बात करें कि लकड़ी काटकर जो गट्ठे बनाए जाते हैं उनसे हम ईंधन या फर्नीचर निर्माण करें, या हम दूध से अन्य डेयरी उत्पादक पदार्थों का निर्माण करें, ये सारे के सारे आपके द्वितीय व्यवसाय में आते हैं। इसके अंदर रूप परिवर्तन के साथ साथ पदार्थों का मूल्य वृद्धि भी हो जाती है। इस प्रकार के व्यवसाय में उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, आप विद्यार्थियों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले कच्चा माल आता है, दूसरा इसमें पूंजी, तीसरा इसके अंदर श्रम, तकनीकी और इसके सरकारी नीतियां, ईंधन, ये सारे के सारे जो परिवहन, संचार, कुशल श्रमिक, ये जितने भी कारक हैं, ये कारक किसी भी प्रकार के व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो इन बिंदुओं को रखते हुए आपको विस्तृत व्याख्या करके आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। तीसरा प्रकार का यदि मैं प्रश्न की बात करूं तो जीवन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य कृषि में कोई 4 अंतर बताइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस यूनिट के अंदर माना गया है, जिसको आप जरूर याद करें। जीवन निर्वाह, जिस प्रकार मैंने जब इसके चैप्टर को लिया था उस चैप्टर में मैंने विस्तृत रूप से इसको समझाया था, पुनः मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम इन बिंदुओं के आधार पर इनको समझा सकते हैं। हमने पहला बिंदु लिया है भू-जोत का आकार। जैसे जीवन निर्वाह कृषि होती है उसमें जो कृषि का क्षेत्रफल होता है, कृषि के जो प्रकार होते हैं, कृषि का जो खेत होते हैं, भूजोत होते हैं, उनका आकार छोटा होता है। लेकिन यदि विस्तृत वाणिज्य कृषि की मैं बात करूं, इसमें बड़े बड़े आकार के भूजोत होते हैं। यहाँ पर हेक्टर, यदि हम 1600 हेक्टर तक की, आपके बुक में 240 या 1600 हेक्टर तक की दे रखा है, तो बड़े आकार के हेक्टर वाले इसमें विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। दूसरा है फसल चक्र। जीवन निर्वाह कृषि के अंदर फसल चक्र इसमें अलग अलग प्रकार के, हम एक वर्ष में 2-3 फसलों को लेते हैं, ये इसका मुख्य अंतर है। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो हमें बार बार फसल चक्र को काम में लिया जाता है। लेकिन वाणिज्य के अंदर हम एक ही प्रकार की फसल को काम में लेते हैं। मानवीय श्रम, जीवन निर्वाह कृषि के अंदर मानवीय श्रम अधिक होता है, मनुष्यों के द्वारा शारीरिक रूप से श्रम अधिक रूप से लिया जाता है। लेकिन वाणिज्यिक फसल के अंदर, चक्र के अंदर हम क्या करते हैं, तकनीकी और मशीनी और यंत्रों के द्वारा अधिक प्रकार के कृषि की जाती है, इसलिए इसके अंदर मानवीय श्रम न्यूनतम होता है। चौथे बिंदु को यदि हम ले, तकनीकी, जीवन निर्वाह कृषि में आदिम प्रकार की परंपरागत कृषि की जाती है, किसी प्रकार के तकनीकी का कोई यूज नहीं लिया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम वाणिज्यिक स्तर पर विस्तृत आकार के खेतों पर यदि काम करते हैं तो बड़े बड़े खेतों को जोतने के लिए, फसल बोने के लिए, कटाई करने के लिए आधुनिक यंत्र और तकनीकी युक्त संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अतः दोस्तों, इन बिंदुओं के आधार पर जीवन निर्वाह और विस्तृत वाणिज्य कृषि में अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो हम बात करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये एक बड़ा प्रश्न है। आपके द्वितीय के प्रकार के व्यवसाय चैप्टर नंबर 9 की यदि मैं बात करूं तो उसमें से इंपोर्टेंट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण को हमने यहाँ पर 4 बिंदु के आधार पर समझा सकते हैं। ये बिंदु मैंने याद रखने के लिए लिखे हैं। आप इसको फिर एक आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, उस पूरे चार्ट को आप बाकायदा आप बोर्ड परीक्षा पर्सन आने पर बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षक के पास में आंकलन करने के लिए बहुत सारी कॉपियां होती है और उसमें समय कम रहता है। यदि आप उत्तर को चार्ट के द्वारा, सारणी के द्वारा, अंडरलाइन करके, इंपोर्टेंट करके यदि लिखते हैं तो आपको अंक अधिक प्राप्त होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 मुख्य प्रकार से विभाजित किया गया है। लघु उद्योग, सबसे पहले कुटीर उद्योग, फिर लघु उद्योग और एक वृहद उद्योग, जिसकी हम इस चैप्टर के अंदर आपके पिछले वीडियो में अच्छे से बात की है। कच्चे माल के आधार पर भी हमने बात की है।
कृषि से आने वाला कच्चा माल है, रसायन से आने वाला कच्चा माल है, या पशु से आने वाला कच्चा माल है, या अन्य प्रकार के जो भी जिस प्रकार से आपका कच्चा माल प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर 4-5 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पादन के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुओं का उत्पादन और एक उपभोक्ता वाली। मूलभूत के अंदर इस्पात उद्योग को इसमें लिया जाता है और आवश्यकता वाली उत्पादन के अंदर हम उपभोक्ता वाली जो वस्तुएं हैं उसके अंदर हम आपके डेयरी है, खाद्य पदार्थ है, बिस्किट्स हैं, इस प्रकार के उद्योगों को लिया जाता है। स्वामित्व के आधार पर ये एक शॉर्ट नोट्स, इस प्रश्न में शॉर्ट नोट्स प्रश्न भी बनते हैं। अति लघुत्रात्मक में यदि इस प्रश्न को लिया जाए तो प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, या किसी भी एक बिंदु को उठाकर इस पे पूछा जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर हम 3 भागों में उद्योगों को वर्गीकृत कर सकते हैं, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और संयुक्त प्रक्रम। इन तीनों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। तो ये भी एक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अंतिम यदि मैं इसमें बात करना चाहूँ आपके 5वें नंबर के प्रश्न की, इसमें देखा गया है कि लौह इस्पात उद्योग / सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लेख लिखिए। यदि एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का इसके अंदर पूछा जाए तो इसके अंदर दोनों में से किसी आपके द्वितीयक व्यवसाय के चैप्टर में 2 वृहत उद्योगों की बात की है। लौह इस्पात उद्योग पे अलग से पूछा जा सकता है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अलग से पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें लिखना क्या है, दोनों में से किसी एक पर लिखना है, बाकायदा बिंदुवार आपको इसमें चर्चा करनी है। सबसे पहले इसका आरंभ कहां से हुआ, इसके अंदर प्रोसेस क्या है, लौह इस्पात निर्माण के प्रक्रम की बात करनी है, इसके विस्तृत क्षेत्र की बात करनी है, विश्व में कौन कौन से देशों के अंदर वरीयता क्रम के अनुसार आपको इसमें इंगित करते हुए लिखना है कि ये कब से कैसे इसको लागू हुआ। सूती वस्त्र उद्योग की यदि आप बात करना चाहें तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कब हुआ, कितने भागों में इसे बांटा गया है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। और इस सूती वस्त्र उद्योग की यदि केवल बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के परिक्षेत्र, इसकी संकल्पना और इसके जो देश है उन देशों का वर्णन करते हुए आपको इसमें लिखना है। यदि इसमें मैं कॉमन पर्सन, अंतिम पर्सन की यदि बात करना चाहूं तो आपके इस यूनिट में मानव व्यवसाय के यूनिट में जो 6 अंक हैं उसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय के प्रकार के व्यवसायों के बारे में लिखिए। मैंने ऑब्लिक लगाया है, किसी भी एक प्रकार के व्यवसाय की परिभाषा प्लस उससे संबंधित उदाहरण और प्लस उससे संबंधित अन्य परिक्षेत्र की चर्चा करते हुए कोई भी एक प्रश्न बन सकता है, जिसके कारण हम यहाँ पर इस चैप्टर को समायोजित करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपके इस यूनिट में 4 अंक, चौथी यूनिट के अंदर कुल 6 अंक के अंदर हमने अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा की है। इस कोई भी आपके वीडियो देखने के लिए आप जरूर अपने इस ई-स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगामी दूसरी यूनिटों को देखने के लिए आप जरूर इससे जुड़े रहें। धन्यवाद। मैं मुकेश ठारवाल, व्याख्याता भूगोल।